तो जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है। वेलकम। आज हम नए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नए क्वेश्चन के साथ नए सब्जेक्ट की तरफ चल रहे हैं। हम आज इस सप्ताह में जो है MSN 1 के ऊपर और हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। तो आप लोग जो भी सेकेंड ईयर के हैं ये दोनों सप्ताह में इस सप्ताह में ये दोनों सब्जेक्ट का 3-3 दिन हम करने वाले हैं और दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए डेली 2-2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग चीज़ों को अच्छा से दिमाग लगा के समझिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आप मीनिंग समझ लेंगे तो आराम से क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं। मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो नहीं लिख पाइएगा, इसलिए मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो चाहे वो मेडिकल सर्जिकल 1 हो, दोनों में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, दोनों अपने आप में लॉन्ग सब्जेक्ट भी है, तो आपको देखना है यहाँ पे। फिलहाल हम एक कोशिश करते हैं कि इस सप्ताह में जो है 6-6 क्वेश्चन दोनों से किया जाए और वो 6 क्वेश्चन किया जाए जो हमने नहीं किया है, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर 21 से 22 का प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा तो वहाँ भी देखिएगा कि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। तो इसलिए जो लोग का एग्ज़ाम है जाकर सेकेंड ईयर 21 से 22 वाले प्लेलिस्ट में भी देखिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये एग्ज़ाम टारगेट से ये जो क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं वहाँ पे वो यहाँ पे अभी करा रहे हैं, और वो दोनों अगर आप देखते हैं तो आपका टोटल कवर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि मीनिंग याद रखिएगा, मीनिंग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन है कोलीलिथियासिस क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं उपचार लिखे। अब आपसे पूछ देगा कि कोलीलिथियासिस क्या होता है, इसके कारण लिखे, लक्षण लिखे, निदान लिखे, या शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर या 5 नंबर। तो आपको अगर कोलीलिथियासिस का अगर आपको जो है मीनिंग ही नहीं पता है तो समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, 100% नहीं बनेगा। और आपको ये पता है कि कोलीलिथियासिस होता क्या है, कहाँ पे होता है, तो आप क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। उसका कारण भी लिख सकते हैं, लक्षण भी लिख सकते हैं, निदान भी लिख सकते हैं, उपचार भी लिख सकते हैं, जो कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कोलीलिथियासिस होता क्या है। देखिए, कोलीलिथियासिस होता है कि जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना कोलीलिथियासिस कहलाता है। चीज़ों को समझिए, कोलीलिथियासिस क्या होता है, तो जो पित्ताशय होता है, जो गोल्ड ब्लैडर होता है, जो पित्ताशय है उस पित्ताशय में देखिए गोल्ड ब्लैडर है ना, फॉर्मेशन ऑफ कैलकलस और या स्टोन इज गोल्ड ब्लैडर इन द गोल्ड ब्लैडर इज नोन एज कोलीलिथियासिस। गोल्ड ब्लैडर पित्ताशय में पथरी का बनना ही क्या कहलाता है, कोलीलिथियासिस कहलाता है। अब आप लोग ये चीज़ें समझ गए। अब स्टोन कहाँ क्यों बनता है, इसका क्या क्या कारण है स्टोन बनने का, तो इस चीज़ को जानिएगा तो आप लोग कारण भी लिख सकते हैं। तो कारण में इसका जो होगा वो होगा कि हाइपर कैल्शियम के मतलब होता है कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना, हाइपर कैल्शियम। हाइपोकैल्शियम होगा मतलब कैल्शियम का कम जाना। उसके बाद है क्रॉन्स डिजीज है, मतलब क्रॉन्स रोग है, लीवर सिरोसिस है, मोटापा है, मधुमेह है। तो देखिए आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी स्टोन बनता है तो स्टोन जो है कैल्शियम एक घटक उसमें होता है, उसमें जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है उसमें कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम बढ़ेगा तो जिसके कारण स्टोन बनेगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं कोलीलिथियासिस के बारे में, क्योंकि जो है मूत्र नली में भी स्टोन बनता है, पित्ताशय में भी स्टोन बनता है। तो मूत्र नली में जो स्टोन बनता है उसे हम लोग कैलकली बोलते हैं, और पित्ताशय में जो पथरी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलीलिथियासिस बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। मूत्र नली में जो बनेगा उसको हम लोग कैलकली बोलते हैं, और जो पित्ताशय में बनता है उसको हम लोग कोलीलिथियासिस कहते हैं, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका कारण देख लिए, कैल्शियम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्टोन होता है कैल्शियम के कारण ही बनता है। तो कैल्शियम बढ़ेगा तो हाइपर कैल्शियम, क्रॉन्स रोग, लीवर सिरोसिस, लीवर भी खराब हो जाएगा। तो जब भी लीवर स्टोन कहाँ से निर्माण होता है, पित्ताशय है, तो पित्ताशय पित्त कहाँ बनता है, लीवर में, और लीवर में जो पित्त बनेगा वो सही से नहीं बन पाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा कि पित्ताशय में जो भी पित्त जमा होगा वो ठीक से वहाँ पे जो है ऑब्जर्व नहीं होगा, और धीरे धीरे एक जो है गाढ़ा बनते बनते स्टोन का रूप ले लेगा। तो वो लीवर प्रॉब्लम से भी होता है, लीवर सिरोसिस। मोटापा, अगर ज़्यादा फैटी है, ज़्यादा मोटापा हो गया है तो ये कारण है कि आपके अंदर जो है स्टोन बने, तो ये भी कारण है। मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलाइटिस में भी जो है
डायबिटीज मेलाइटस में भी जो है वो आपका हो सकता है कि स्टोन बने। तो ये सब कारण है, दिमाग में रखिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक कारण और भी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पित्त नलिका में अवरोध, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए जो बाइल डक्ट है जहाँ से पित्त निकलता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है, तो उसमें भी अवरोध होने से जो है क्या होगा कि एक जगह पे जमा होते होते और वो स्टोन का निर्माण ले लेगा। तो बाइल डक्ट मतलब पित्त नलिका में अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन भी कारण होगा। कोलेस्ट्रॉल स्तर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो उससे भी कोलोलिथियासिस होगा। तो इस चीज़ को जो है आप लोग को ध्यान में इस सब का रखना पड़ेगा। ये सब आपके ज़िंदगी में यूज होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, डायबिटीज मेलाइटिस, लीवर सिरोसिस, लीवर खराब होना, पित्त जो नलिका है पित्त नलिका में बाधा उत्पन्न होना। तो ये सब जो है क्या है, एक प्रकार के कारण है स्टोन होने का। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसका हम लोग लक्षण देखते हैं कि कोलोलिथियासिस में क्या लक्षण होगा। सिम्टम्स, अगर किसी को कोलोलिथियासिस मतलब पित्ताशय में किसी को अगर स्टोन होता है गोल्ड ब्लेडर में, तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। तो सबसे पहले है पेट अचानक से तेज दर्द होगा, मतलब एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा। किसी को अगर स्टोन होता है गोल्ड ब्लेडर में तो देखिएगा उसको अचानक से तीव्र उसको पेट दर्द उखड़ता है, तो वही होता है पेट अचानक से दर्द उत्पन्न होगा। डकारे लेना, बेल्चिंग होगा उसको, तो बेल्चिंग होगा, डकारे लेगा बड़े बड़े। अफार मारना, अफारा आना मतलब फ्लैटुलेंस, तो ये अफारा मारेगा। उसके बाद पीलिया जोंडिस भी हो जाएगा क्योंकि खाना पचेगा नहीं और ये जो है शरीर उसका जो है पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद है मिट्टी के रंग जैसा मल त्याग, और उसका जो रंग मल होगा वो उसमें ब्लैक होगा मिट्टी के रंग का, क्योंकि जो पित्त होना चाहिए वो पित्त क्या है सही से जो है पित्त क्या करता है हमारे बॉडी में चीज़ों को जो है वो जितना भी हानिकारक रसायन चीज़ निकला रहता है वो पित्त में जाके जमा होता है एज ए लिक्विड फॉर्म में, और पित्ताशय में जाके जमा होता है और वह स्टोर होता है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे वह जो है ख़त्म होता है और फिर नया आते रहता है। तो यही है कि मिट्टी के जैसा मल होगा लक्षण, पीलिया होगा, अफारना, पेट दर्द होगा, ऐंठन होगा पेट में। तो ये सब जो है लक्षण है। वजन कम होने लगेगा, बुखार भी हो सकता है दर्द से, जी मचलेगा, उल्टी भी हो सकता है, जी मचलना, नौसिया और उल्टी होना, वोमिटिंग। तो ये सब जो है नॉर्मल एक कोलोलिथियासिस वाले पेशेंट को जिसको गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है उसको ये सब होगा ही। उल्टी होगा, दर्द के कारण बुखार भी हो सकता है, वोमिटिंग भी होगा, जी मचलेगा, वजन कम हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक कारण उसको होगा ही होगा। तो ये सब कारण हो गया। अब हम लोग इसका डायग्नोसिस निदान देखते हैं कि अगर किसी को स्टोन हो जाता है तो कौन कौन से निदान, कौन कौन से उसको टेस्ट जो है किया जाएगा, डायग्नोसिस कौन कौन से होगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री, इटीबिलिटी लेना, ये तो सब बीमारी में है। शारीरिक परीक्षण, ये भी सब बीमारी में कॉमन है। उसके बाद ये पेट के एब्डोमिनल रीजन के आसपास में है तो इसको एक्सरे भी किया जाएगा और यूएसजी किया जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो एक्सरे और यूएसजी इसमें इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि और क्या जांच हो सकता है। देखिए कोलोंगियो पैंक्रिटियोग्राफी, जी हाँ दोस्तों, देखिए कैलिंगियो पैंक्रिटिकोग्राफी याद में रखना पड़ेगा। उसके बाद है ओरल कोलीसाइटोग्राफी, ओरल कोलीसाइटोग्राफी, क्योंकि कोलोलिथियासिस है तो ध्यान में रखिएगा कोलिंजियो पैंक्रिटिग्राफी और ओरल कोलीसाइटोग्राफी याद रखिएगा इसको। ये दोनों याद रखिए दिमाग में कि कोलिंगो पैंक्रिटिग्राफी और ओरल कोलीसाइटोग्राफी, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मल की जांच, स्टूल जांच होगा क्योंकि उसमें लैट्रिन ब्लैक आ रहा है लक्षण में। उसके बाद पेशाब, यूरिन का भी जांच होगा कि यूरिन जो है सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आप जो है डायग्नोसिस में होगा। क्या चीज़ का, कोलेंजियो पैंक्रिटिकोग्राफी, कोलेंजियो पैंक्रिटिकोग्राफी और ओरल कोलीसाइटोग्राफी। तो ये दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूएसजी था। अब इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा चीज़ों को देखिए। इसका ट्रीटमेंट उपचार जो है किया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होगा कोलोलिथियासिस वाले पेशेंट का। तो देखिए सबसे पहले चीज़ें है कि एंटीबायोटिक संक्रमण के अनुसार जैसे ओफ्लैक्सासिन, एमिकासिन, निडाजोल। देखिए अगर किसी को संक्रमण के कारण अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, दर्द वगैरह होगा तो उसको संक्रमण के मारने के लिए संक्रमण के अनुसार एंटीबायोटिक दिया जाएगा। एंटीबायोटिक में ओफ्लैक्सासिन आता है, एमिकासिन आता है और निडाजोल आता है। तो ये एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद दूसरा है
खुजली एवं रक्तस्राव को रोकने हेतु विटामिन के किया जाता है। मतलब जो हम लोग जानते हैं कि जो रक्तस्राव होता है उसको थक्का बनाने के लिए विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है। तो खून को रक्तस्राव को रोकने हेतु विटामिन के का उपयोग किया जाता है यहाँ पे इसके उपचार में, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कि लो फैट डाइट दी जाती है, मतलब ऐसे भोजन दिया जाता है जिसमें फैट कम हो, क्योंकि मोटापा से भी स्टोन बनता है। चौथा है दर्द को कम करने हेतु डाइक्लोफेनिक ट्रामाडोल दिया जाता है। ये पेट दर्द में ट्रामाडोल यूज होता है और डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है, जो आप हड्डी वड्डी दर्द सब में ले सकते हैं। तो ये दर्द करने में डाइक्लोफेनिक ट्रामाडोल जो है काम में आता है, जब भी किसी को पेट दर्द हो ऐसे रोग में तो दिया जाता है। पाँचवा पॉइंट है कि पथरी को घोलने वाली दवाइयाँ जैसे UDCA मतलब यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड, मतलब UDCA दवा दिया जाता है जो पथरी को तोड़े और घोले, मतलब यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड। उसके बाद CDCA मतलब केनियोडिऑक्सीकोलिक एसिड या ईथर, ये सब जो दवा है ये क्या करता है, पथरी को तोड़ता है। कौन दवा? UDCA और CDCA और ईथर। तो ये चीज़ को आप इसका शॉर्ट नाम भी याद रख लीजिएगा, UDCA और CDCA। UDCA का मतलब यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड और CDCA का मतलब कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड और ईथर, ये याद रखिएगा। ये दवा है जो पथरी को घोलता है, तोड़ता है। छठा है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है उपचार में? इसमें लेजर किरणों के द्वारा गोल्ड ब्लैडर स्टोन को तोड़ा जाता है। लेजर के प्रभाव बड़े स्टोन टूट जाते हैं एवं बाइल जूस के साथ आहार नाल के रास्ते मल के साथ निष्कासित हो जाते हैं। देखिए, जिसको भी अगर गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हो जाता है और वो स्टोन बड़ा रहता है तो उसको लिथोट्रिप्सी जो है लेजर से उसको क्या किया जाता है, गोल्ड ब्लैडर के स्टोन को तोड़ा जाता है। और लेजर जो होता है वो क्या करता है, लेजर के प्रभाव से बड़े स्टोन जो होता है गोल्ड ब्लैडर में वो टूट जाता है और टूटने के साथ में जो बाइल जूस के साथ क्या होता है, आहार नाल के रास्ते जो है यह मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो लिथोट्रिप्सी का क्या काम होता है गोल्ड ब्लैडर के स्टोन के उपचार में, कि यह एक लेजर किरण होता है जो गोल्ड ब्लैडर के स्टोन को तोड़ता है, बड़े बड़े स्टोन को तोड़कर जो है मल के रास्ते से निकाल देता है। तो ये होता है लिथोट्रिप्सी जो उपचार में काम आता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 7वां है, यदि स्टोन अधिक संख्या में हो या आकार में बड़े हो तो संपूर्ण पित्ताशय को शल्य क्रिया द्वारा शरीर से निकाल दिया जाता है, जिसे कोलिसाइटेक्टोमी कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए कि शल्य क्रिया के द्वारा पित्ताशय गोल्ड ब्लैडर को निकाल देना क्या कहलाता है, कोलेसाइटेक्टोमी कहलाता है, कोलेसाइटेक्टोमी कहलाता है। अब 7वां है कि अगर स्टोन एक है तो उसको लिथोट्रिप्सी किया जाएगा और तोड़ दिया जाएगा अगर बड़ा भी होगा तो। बट अगर स्टोन एक से अधिक हो और गोल्ड ब्लैडर में भर गया हो, आकार में बड़े हो और वो भर गया हो पित्ताशय को, तो क्या किया जाता है, पित्ताशय को ही जो है सर्जरी के थ्रू जो है निकाल दिया जाता है और उसको हम जो है कोलेसाइटेक्टोमी कहते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे उपचार भी खत्म हो गया। संक्रमण के दवाई देंगे, पेन के लिए दवाई देंगे, लिथोट्रिप्सी होगा। उसके बाद अगर स्टोन बड़ा बड़ा हो तो उसको क्या किया जाता है, अगर स्टोन जो है सबसे पहले लिथोट्रिप्सी से पहले क्या किया जाएगा, उसको UDCA या ACDC जो है यहाँ पे देख सकते हैं वो दवा दिया जाता है, ताकि वो जो है CDCA और UDCA दवा दिया जाता है ताकि पथरी को दवाइयाँ तोड़ दे। अगर दवाइयाँ नहीं तोड़ पाता है इसका मतलब पथरी बड़ा है, तो उसके लिए लिथोट्रिप्सी आता है और लिथोट्रिप्सी में जो लेजर किरण होता है वो तोड़ता है और तोड़ने के साथ वो बाहर निकलता है मल के द्वारा। उसके बाद भी अगर स्टोन एक से ज़्यादा है और बड़ा बड़ा है तो फिर जो है लास्ट में क्या किया जाता है, गोल्ड ब्लैडर को ही सर्जरी के थ्रू हटा दिया जाता है और इस प्रक्रिया को जो है हम लोग कोलोसाइटेक्टोमी कहते हैं। चीज़ों को आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग। यहाँ पे समाप्त होता है आपका कोलोलिथियासिस समाप्त होता है। कोलोलिथियासिस का मतलब क्या है, तो पित्ताशय में जो है स्टोन बनना ही कोलोलिथियासिस कहलाता है। गोल्ड ब्लैडर में फॉर्मेशन होता है किसका, स्टोन का, और वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है कोलोलिथियासिस, कोलिलिथियासिस। हो गया समाप्त। लास्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेप्टिक अल्सर क्या है, इसके आकार, लक्षण, निदान, जटिलता के बारे में लिखना है। मतलब पेप्टिक अल्सर है, ये भी एक प्रकार के बीमारी है। जिस प्रकार से हम लोग अभी देखें ऊपर में कोलोलिथियासिस, वो भी एक प्रकार से बीमारी ही था, तो ये भी एक जो है पेप्टिक अल्सर भी एक बीमारी है और इसको भी सेम उसी प्रकार से कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल उपचार, सर्जिकल उपचार देखना है। चलिए हम इसका पहले मीनिंग समझते हैं कि पेप्टिक अल्सर आखिर है क्या। तो देखिए, पेप्टिक अल्सर जो है
ये पेप्टिक अल्सर ये जो ग्रसनी होता है, जो अमाशय है एवं अग्रांत की म्यूकस मेम्ब्रेन का होना एवं घाव बनना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। यह घाव आहार नली की जो है मस्कुलोरोसिस म्यूकोसा तक गहरे हो सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और योडिनल अल्सर। देखिए जो पेप्टिक अल्सर होता है ये आपके जो ग्रसनी है या जो अमाशय है या जो अग्रांत होता है, मीन्स जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है उसमें जो है एक घाव हो जाता है, उसमें क्या होगा, छाला पड़ जाएगा या घाव बन जाता है। उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और ये जो होता है पेप्टिक अल्सर, ये घाव जो है आहार नाल के जो म्यूकोसा होता है वहाँ तक आपको गहरे हो सकता है। तो हम लोग समझते हैं कि यह आहार नाल यानी जो ग्रसनी है उसमें होगा, पेट में होगा, या जो अग्रांत होता है इसके जो मेंबर होते हैं उसमें अल्सर हो जाएगा, मतलब छाले पड़ जाएगा या घाव हो जाएगा, तो उसी को हम लोग ये पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और ये जो होता है दो प्रकार का होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है और एक योडिनल अल्सर होता है। तो चीज़ों को समझ गए कि अल्सर क्या होता है, मतलब ग्रसनी, अमाशय और अग्रांत के जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली है, उसमें जो है क्या होता है, एक आपको घाव हो जाएगा या छल्ला पड़ जाएगा, तो वही पेप्टिक अल्सर कहलाता है। ये दो प्रकार के होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और योडिनल अल्सर। चीज़ों को समझ गए। अब इसका क्या क्या कारण हो सकता है, पेप्टिक अल्सर का कारण क्या है, तो चलिए इसका हम लोग पहले कारण देखते हैं पेप्टिक अल्सर का कि क्या कारण है। तो देखिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया, देखिए दोस्तों इसका जो कारण होगा वो बैक्टीरिया होगा। उसके बाद होगा कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किसको हम लोग बोलते हैं, HCl जो होता है ये गैस्ट्रिक जूस होता है। अगर आपके पेट में अमाशय में क्या होता है, HCl का स्रावन सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो ये क्या करता है, आपके जो हानिकारक पहुंचाता है, आपके जो पेट में जो आपके आसपास के जो चीज़ें हैं उसको ये क्या करता है, गलाने लगता है, क्योंकि HCl बहुत ही मजबूत अम्ल होता है और यह क्या करेगा, यह आपको गलाने लगता है, अंदर एक घाव उत्पन्न करने लगेगा। और यही होता है क्या चीज़, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का ज़्यादा सिक्रेशन होना, स्रावन होना, ये भी कारण होता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। लंबा उपवास, लॉन्ग फास्टिंग, अगर बहुत दिनों तक फास्टिंग है तो उस अवस्था में जो है आपके अमाशय या आहार नाल सूखा पड़ जाएगा और उससे जो है उसमें छाला पड़ने का डर रहता है। तो ये चीज़ होता है। धूम्रपान, अगर अत्यधिक धूम्रपान करते हैं तो उससे भी जो है अंदर घाव या छाले वगैरह पड़ जाएंगे और फिर जो है पेप्टिक अल्सर का ये रूप ले लेता है। उसके बाद शराब पीना, अल्कोहल ड्रिंकिंग, तंबाकू चबाना। उसके बाद है गैस्ट्राइटिस, मतलब पेट फूलना, गैस्ट्राइटिस वही होता है। उसके बाद है क्रोहन रोग, क्रॉन डिजीज। उसके बाद है पैंक्रिएटाइटिस, देखिए पैंक्रिएटाइटिस होता है, मतलब जो पैंक्रियाज होता है उसमें इन्फ्लामेशन होना, पैंक्रिएटाइटिस बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसके कारण में क्या क्या देखे हैं, तो बहुत कारण, देखिए कारण में से बहुत सारे हो सकता है, क्योंकि ये आपके अमाशय, आपके पेट के जो है आसपास के चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। वहाँ पे जो है आपको अब ये सब चीज़ें हो सकता है, या तो तंबाकू खा रहे हैं, या अल्कोहल कर रहे हैं, या धूम्रपान कर रहे हैं, लंबा उपवास से हो सकता है, या ज़्यादा मात्रा में HCl यानी गैस्ट्रिक जूस का उत्पादन होना, कोई ऐसे इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह के कारण, ये सब जो है कारण बनता है। या पेट फूलना जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, क्रॉन डिजीज हो जाएगा, या पैंक्रियाटाइटिस जो है हो सकता है। तो ये सब कारण एक बनता है। मतलब सीधा समझिए कि जो आपके पेट में, आपके आहार नाल में, आपके अग्रांत में जाकर हानि पहुँचा सकता है, उन सारे चीज़ों को आप इस कारण में लिख दीजिएगा, तो ये सब चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और सारा कारण है कि NSAIDs का अधिक उपयोग, एक्सेस यूज ऑफ NSAID, भावनात्मक तनाव भी रहने से जो है आपका अंदर जो आहार नाल है वो इफेक्ट होगा, सूखने लगेगा, पेट में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जो है भावनात्मक तनाव भी, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है। कार्डियक स्पाइन सेटर, जी हाँ दोस्तों, जो कार्डियक प्रॉब्लम होगा, स्पाइन सेटर जो होता है उस कार्डियक प्रॉब्लम के कारण भी होगा। तो इसमें आपको जितना अल्सर में कारण ही में याद रहेगा उतना लिख दीजिएगा। जैसे पेट फूलना को हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा। पैंक्रिएटाइटिस था तो पैंक्रिएटाइटिस लिख दीजिएगा, क्योंकि जो अग्नाशय है, जो पैंक्रियाज है, कहीं ना कहीं वो पेट के से सटा हुआ है, तो जो उसके कारण भी हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर हो जाए अमाशय में या आहार नाल के आसपास में। उसके बाद है पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है,
तो जो पेप्टिक अल्सर होता है ज़्यादा दिन फास्टिंग रहने से, धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से, ड्रिंक करने से, अत्यधिक मात्रा में गैस्ट्रियाइटिस जो एसिड है उसका स्रावन होने से, या कोई ऐसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण जो है आपका हो सकता है पेप्टिक अल्सर, जो कि आपके आंतरिक आमाशय को, ग्रसनी को और अग्रांत को जो है आंत को, ये सब को इन्फेक्ट कर सकता है, उसमें छाला और घाव होता है। तो ये हो गया आपका कारण। अब लक्षण में हम लोग चलते हैं, लक्षण में क्या होगा। तो हम लोग लक्षण में इसका सिम्टम्स देखते हैं। पेट में जलन, देखिए जब भी आपको अगर पेट के आसपास कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, पेट में जलन होगा, पेट में दर्द होगा तो हार्ट बंद करेगा। उसके बाद जो है पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा। अब देखिए पेट में, हार्ट में जलन इसलिए होगा कि जो आपका जो भी आप भोजन करेंगे वो पचेगा नहीं, क्योंकि आपको पेट में, आपके पेट के आसपास के एरिया में आंत वगैरह या आपके जो ग्रसनी है उसमें सूजन है, उसमें घाव है, छाला है, तो आप भोजन ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपका जो भोजन होगा वो जलेगा, अंदर में इचिंग होगा, उसमें पेट में दर्द होगा। तो ये सब लक्षण दिखाई देता है। और जब भी उसमें होगा तो आपका खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगा। उसके बाद उल्टी होगा, जी मचलेगा ही, निर्जलीकरण होगा, क्योंकि पानी का मात्रा जो है, आप पानी लेंगे नहीं, घाव है, पानी लेंगे तो दिक्कत करेगा, और पानी जब कम कर देंगे तो निर्जलीकरण भी होगा। तो ये सब लक्षण दिखाई देता है। लक्षण उसमें उससे रिलेटेड और सारा जो चीज़ होता है वो लक्षण में हो जाएगा। वजन कम होगा, क्योंकि भोजन कम कर देंगे तो वजन कम होगा ही होगा। उसके बाद है मल में रक्त आने लगेगा, क्योंकि पेट के आसपास छाला या घाव होगा अंदर में, तो अंदर वाला जो रक्त होगा, घाव में तो रक्त निकलता ही है, तो ये बाहर जो है निकलेगा। मतलब सीधा समझिए, देखते होइएगा कि किसी आदमी को मुंह में छाला पड़ता है ना, अंदर में मुंह में जीभ वगैरह, होठ वगैरह में जो छाला पड़ता है तो वो क्या है, एक प्रकार के अल्सर ही है। ठीक उसी प्रकार से जो अल्सर है वो पेट में, या जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है वहाँ पे, या आपके ग्रसनी में या आंत वगैरह में जो होता है वही होता है आपका अल्सर, छाला पड़ना, घाव होना, उसी को बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होता है, ऊपर में हम लोग देखे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान में आप लोग को रखना है। एक पेप्टिक अल्सर देखे हैं और एक हम लोग देखे हैं डोडिनल अल्सर। तो ये हो गया, हम लोग कारण देख लिए, लक्षण देख लिए। लक्षण में क्या होगा, वजन कम होगा, भूख कम लगेगा, उल्टी होने लगेगा, मल में रक्त आने लगेगा। उसके बाद और लक्षण क्या होगा, तो भूख नहीं लगेगा, निर्जलीकरण होगा, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा, सीने में जलन हो जाएगा। तो ये सब लक्षण तमाम तरीका के दिखाता है जब भी आपके पेट के आसपास कुछ होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका निदान, इसका डायग्नोसिस क्या होगा। किसका डायग्नोसिस, पेप्टिक अल्सर का। तो पेप्टिक अल्सर का जो डायग्नोसिस होता है, देख सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन और शारीरिक परीक्षण। ये तो आम बातें हैं, सभी बीमारी में भी होता है, कोलोलिथियासिस में भी हम लोग देखे हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, पेट में दिक्कत है तो बेरियम एक्सरे होता है। अब बेरियम एक्सरे क्या है, हम लोग पढ़ा चुके हैं कि बेरियम एक होता है, बेरियम मिल क्या है। तो ये जो बेरियम होता है एक्सरे से पहले आदमी को दिया जाता है, जो क्या करता है, जो एक्सरे को जो है बिल्कुल साफ बनाता है। तो यही चीज़ें हैं, यही सब बीमारी में बेरियम एक्सरे का, बेरियम मिल का उपयोग होता है। तो बेरियम एक्सरे होगा ताकि चीज़ों को स्पष्ट क्लियर देखा जा सके एक्सरे में। उसके बाद है गैस्ट्रोस्कोपी होता है, मतलब गैस्ट्रोस्कोपी होगा। ब्लड एवं सीरम जांच होगा। एच पाइलोरी का जांच होता है। उसके बाद WBC संख्या काउंट किया जाएगा। एसोफेगो ड्यूडेनल एस्कोपी होगा। क्या चीज़, एसोफेगो ड्यूडेनो एस्कोपी होगा। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि एसोफेजल मतलब ग्रसनी में भी प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए एक जांच होता है एसोफेगस ड्यूडेनो एस्कोपी। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मल जांच होगा, क्योंकि मल में रक्त आएगा तो किस कारण से आ रहा है उसका भी जाँच होगा। तो ये सारे चीज़ जो है आपको याद में रखना पड़ेगा निदान में, कि मल जाँच होगा, क्योंकि मल में रक्त आएगा तो मल जाँच होगा ही। उसके बाद ग्रसनी में प्रॉब्लम है तो इसोफेगस ड्यूडेनो एस्कोपी होगा। तो ये चीज़ें हैं, इसोफेगस ड्यूडेनो एस्कोपी, WBC, एच पाइलोरी, ब्लड एवं सीरम जांच, गैस्ट्रोस्कोपी, बेरियम एक्सरे होगा, शारीरिक परीक्षण और हिस्ट्री इतिवृत्ति, ये सब जो है ये इसका निदान है। तो चीज़ें को समझ गए। अब इसका कॉम्प्लिकेशन पूछेगा, जटिलता पूछेगा कि अगर पेप्टिक अल्सर जो है और क्या क्या चीज़ें जो है और ख़तरनाक रूप लेगा तो क्या होगा, यही होता है जटिलता। तो चलिए जटिलता में हम इसको देखते हैं। देखिए जटिलता में तीव्र रक्तस्राव मतलब सेवर हेमरेज, तीव्र अग्नाशय प्रदाह। देखिए अगर पेप्टिक अल्सर बहुत अत्यधिक अगर गह चुका है, आपके पेट के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा घाव हो चुका है, बहुत ज़्यादा छाला हो चुका है, या आपके ग्रसनी में बहुत ज़्यादा घाव हो चुका है, तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा घाव हो जाएगा उतना ज़्यादा रक्तस्राव उसमें से आने लगेगा, जो कि मल के रास्ते से निकलता है। उसके बाद इसमें पैंक्रियाटाइटिस हम लोग देखे हैं कारण में। तो ये पैंक्रियाटाइटिस
पैंक्रेटाइटिस जो देखे हैं तो इसमें जो पैंक्रेटाइटिस है इसमें तीव्र तरीक़ा से इन्फ्लामेशन होगा, मतलब और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने लगेगा। पेरिटोनियम में संक्रमण होगा, मतलब जो पेरिटोनाइटिस है उसमें संक्रमण हो जाएगा पेरिटोनियल गुहा में। गंभीर कुपोषण, सेवर माल न्यूट्रिशन, क्योंकि भोजन वगैरह तो इसमें पचेगा ही नहीं तो लोग खाएगा ही नहीं तो कुपोषण होगा ही। नेक्स्ट है पाइलोरिक भाग में अवरोध होगा, जो पाइलोरिक होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा जो पाइलोरिक भाग होता है। तो क्या क्या इसका जटिलता होगा, रक्तस्राव तेज़ी से आएगा, अग्नाशय का प्रदाह तेज़ी से हो जाएगा। उसके बाद होगा कि पाइलोरिक भाग में अवरोध हो जाएगा, गंभीर कुपोषण, पेरिटोनियम में संक्रमण हो जाएगा और ये सब चीज़ें जो है इसका जटिलता होता है। तो आपसे जटिलता भी अलग पूछ देगा, 2-4 बीमारी दे देगा, कहेगा सबका 2-2 3-3 जटिलता लिखे। तो जटिलता आपको पहचानना पड़ेगा कि किस में क्या जटिलता हो सकता है। तो यह क्या है, पेट के आसपास, पेरिटोनियम गुहा के आसपास के है, पैनक्रियाज के आसपास ये चीज़ें होता है। तो तीव्र अग्नाशय प्रदाह होगा, तीव्र रक्तस्राव होगा, पेरिटोनियम में संक्रमण, कुपोषण होगा, पाइलोरिक भाग में अवरोध होगा क्योंकि पाइलोरिक भी उसी आसपास होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जटिलता होगा किसका, ये जटिलता होगा पेप्टिक अल्सर का। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके चिकित्सीय प्रबंध में। चिकित्सीय प्रबंध और मेडिकल प्रबंध जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट और नर्सिंग प्रबंध जो है दोनों लिखना पड़ता है। और ये पाइलोरिक है तो यहाँ पे सर्जिकल प्रबंध भी होगा। तो चिकित्सीय प्रबंध मेडिकल ट्रीटमेंट है और एक होगा सर्जरी वाला। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन के थ्रू इलाज होगा और जो शल्य चिकित्सीय प्रबंध होगा मतलब सर्जरी के थ्रू होगा। तो हम लोग ऊपर में ही देखे हैं कि शल्य क्रिया भी पूछा है, शल्य प्रबंध भी, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं सर्जरी होगा। और पेट के आसपास का प्रॉब्लम है तो पेट में तो सर्जरी होता ही है, यही चीज़ें हैं। पहला है कि एंटी माइक्रोबियल दवाएं जैसे एमेक्सासिलिन, क्लेरिथोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइलिन, ओमेप्राजोल, तो ये सब जो दवा है जो एंटी माइक्रोबियल दवा है जो क्या करता है, माइक्रो सूक्ष्म जीवों को मारता है। कौन कौन दवा, एमेप्राजोल, टेट्रासाइलिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमेक्सोसिलिन। तो ये सब जो दवा है ये एंटीबायोटिक का काम करता है जो कि सूक्ष्म जीवों को मारता है। पेट में ज़्यादातर मेट्रोनिडाजोल और ओमेप्राजोल ये सब जो है काम में आता है। तो आप लोग एंटी माइक्रोबल जो में लिख दीजिएगा, अगर कोई इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा तो इन्फेक्शन मारेगा तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है एंटासिड। तो एंटासिड मतलब हम लोग ऊपर में देखे हैं कि गैस्ट्राइटिस एक कारण होता है, मतलब पेट फूलना। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दवाइयाँ जो है एंटासिड में गैस में दिया जाता है जो पेट को फूलने में फूलता है उसको कम करने में मदद करता है। एंटासिड मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों दवा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और दोनों में हाइड्रोक्साइड लगा दीजिएगा। ये एंटासिड अगर गैस के कारण अल्सर है तो ठीक हो जाएगा इस दवा से। अगर एंटोमैक्ट्रियल मतलब कोई इन्फेक्शन के कारण है तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग दीजिएगा इसमें से जो है, इसमें से कोई तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट से। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, देख सकते हैं, तीसरा पॉइंट है कि प्रोटीन पंप इनहर्टिव देखिए प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, यह दवा गैस्ट्रियल अम्ल के स्रावन को कम करती है। मतलब जो HCl है वो ज़्यादा स्राव होने से अगर पेप्टिक अल्सर हुआ है तो उसको कम करने के लिए HCl कम स्रावित हो तो उसके लिए ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनिटाइडिन और सीमेटाइडिन ये सब जो है दवा दिया जाता है। एक क्या करता है, ये आपको प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स का काम करता है जो गैस्ट्रिक अम्ल को कम करता है। कौन से, जैसे गैस वगैरह में होता क्या है कि गैस्ट्रिक अम्ल को कम करने के लिए कौन सा गैस का दवाइयाँ देते हैं, वो दवा होता है एमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनिटाइडिन और सीमेटाइडिन। तो ये सब दवा जो है ये आपके HCl स्राव को कम करता है और गैस को भी ये कम करता है। तो अगर HCl स्रावन के कारण अगर अल्सर हुआ है तो ये ठीक हो जाता है। चौथा है कि म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग। देखिए आप लोग अगर इसका कारण याद रखेंगे तो हम लोग कारण में पढ़े थे कि कारण में संक्रमण होगा तो संक्रमण के लिए हम लोग ऊपर देख ही लिए कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग दिया जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि पेट फूल जाएगा, गैस हो जाएगा, तो उसके कारण तो गैस कब होता है कि जब HCl का शराब ज़्यादा होता है। तो HCl का शराब ज़्यादा होगा तो एंटासिड के लिए ऊपर में देख चुके हैं। अब HCl को भी कम करना है शराब को तो उसके लिए भी गैस का ही दवाई दिया जाता है। तो ये वाला यही है। तो ये लगभग 2 और 3 पॉइंट जो है सेम है, ये दोनों है जो गैस के लिए ही आता है। अब इसका बाद है पाँचवा है, देख सकते हैं, देखिए म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग जैसे
देखिए सुक्रल फेट आता है जो म्यूकसल प्रोटेक्टिव ड्रग होता है, जो म्यूकस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे ओसोफेजियल होता है उसमें जो म्यूकस होता है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा आहार नाल सुरक्षित रहे, उसमें अल्सर ना हो। तो इसके लिए सुक्रल फेट का उपयोग किया जाता है। यह एक म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग होता है। पाँचवा है ब्लीडिंग को रोकने हेतु जो है सोमैटोस्टैटिन एंड टर्नेक्सामिक एसिड दिया जाता है। देखिए अगर ब्लड स्राव अधिक हो रहा है, मल के थ्रू ब्लड आ रहा है और वो ब्लड कहीं ना कहीं अल्सर का कारण है, तो ब्लड को रोकने के लिए जो है सोमैटोस्टैटिन और टर्नेक्सामिक एसिड दिया जाता है। देखिए अब बहुत लोग कहते हैं कि हम दवा का नाम याद कैसे रखेंगे, तो दवा का नाम, कुछ दवा का नाम याद आपको रहता होगा और कुछ दवा का नाम याद नहीं रहेगा। जैसे ब्लीडिंग को रोकने के लिए देखिए सोमैटोस्टैटिन है और टर्नेक्सामिक एसिड है, तो इसको तो याद करना पड़ेगा आपको। याद नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। अगर आपसे सीधा पूछ देगा कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए 2 दवाइयाँ का नाम लिखे, तो आपको याद रहेगा सोमैटोस्टैटिन और टर्नेक्सामिक एसिड, तो अब तो लिख पाएंगे। नहीं याद रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद करके चलना पड़ेगा, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। वो यही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे हो गया। छठा है एंटी एमेटिक दवाइयाँ। उल्टी को रोकने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, तो एंटी एमेटिक दवाइयाँ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टी भी होने का चांसेज रहता है। ये हो गया। सातवां है सभी दवाएं चिकित्सक आदेशानुसार दी जानी चाहिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट में ये जरूरी है कि सभी के सभी दवाइयाँ डॉक्टर के देख रेख में दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका तमाम तरीका के रीजन के जो हो सकता है पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर में और जो चीज़ें लक्षण हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए दवाइयाँ सब था जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट था। अब अगर फिर भी इन सब चीज़ों से अगर नहीं रुक रहा है तो लास्ट में सर्जरी विधि होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट जब होगा तो उसमें होता है वेगोटॉमी में होता है कि इस सर्जरी में जो वेगस तंत्रिका होता है को काट दिया जाता है। वेगोटॉमी मतलब इस सर्जरी में जो वेगस तंत्रिका होता है उसको ही काट दिया जाता है। ये चीज़ हो गया। दूसरा होता है कि पाइलोरोप्लास्टी क्या होता है कि इस सर्जरी में पाइलोरिक स्फेंक्टर को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। ये जो सर्जरी में जो दूसरा पॉइंट है पाइलोरोप्लास्टी, तो ये पाइलोरीप्लास्टिक में किया जाता है कि सर्जरी में पाइलोरिक स्फेंक्टर जो होता है उसको हल्का जो है सर्जरी के थ्रू शिथिल कर दिया जाता है, मतलब संकुचित कर दिया जाता है। तो यही होता है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरीप्लास्टी में क्या होगा कि जो पाइलोरिक होता है उसका स्फेंक्टर जो है उसको जो है थोड़ा सा शिथिल कर दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है काट कर। तीसरा है गैस्ट्रिक रिसेक्शन क्या होता है, तो इसमें अमाशय के एंट्रम वाले भाग को हटा दिया जाता है तथा शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे समझिए कि जो गैस्ट्रिक रिसेक्शन होता है इसमें जो हमारा पेट जो अमाशय है उसका एंट्रम जो भाग होता है उसको काट के हटा दिया जाता है, और जो शेष भाग बच जाता है उसको ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें होता यह है कि जो गैस्ट्रिक रिसेक्शन होता है, जो गैस्ट्रिक का स्राव होता है, वो यहाँ से जो है कंट्रोल होता है। अत्यधिक जो है गैस्ट्रिक स्रावन नहीं होगा गैस्ट्रिक अम्ल का, इसीलिए एंट्रम भाग को हटा के ड्यूडेनम के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है अमाशय को शैलक्रिया के द्वारा। तो याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन में क्या होगा, अमाशय के एंट्रम भाग को हटाकर ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है, वही होता है गैस्ट्रिक रिसेक्शन। तो ये सब पॉइंट सर्जरी में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा है बिल रोथ 1 है, बिल रोथ 2 है, और बिल रोथ 1 होगा आपका यहाँ पे, बिल रोथ 3 भी होगा, बिल रोथ 6 है। तो ये सब बिल रोथ आपको याद करना पड़ेगा कि बिल रोथ प्रक्रिया क्या होता है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन क्या है। तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन तो हम लोग देख चुके हैं कि एंट्रम भाग को काट कर ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाएगा। चौथा है बिल रोथ 1, बिल रोथ प्रोड्यूस क्या होता है, इसे गैस्ट्रोड्यूडेनम एस्टोमी भी कहा जाता है। इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए हम लोग पहले गैस्ट्रिक जो देखे हैं ना, जो हम लोग अभी ऊपर में देखे हैं, क्या चीज़ देखे हैं, पहला पॉइंट गैस्ट्रिक रिसेक्शन देखे हैं ना कि इसमें अमाशय के एंट्रम भाग को काट कर हटा कर ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से बिल रोथ 1 प्रक्रिया जो होता है, तो इसमें जो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी जो होता है मीन्स इसमें अमाशय के एंट्रम सहित जो उसके आसपास के दूर के एरिया है उस भाग को भी हटाने के बाद ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब पहले वाला गैस्ट्रिक रिसेक्शन में क्या था कि सिर्फ जो है एंट्रम भाग को काट के हटाया जाता है, बट बिल रोथ 1 में एंट्रम के साथ साथ उसके दूर के इलाके को भी काट के हटाकर और ड्यूडेनम के साथ जोड़ा जाता है। तो वो होता है बिल रोथ प्रक्रिया 1।
तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे है बिलरोथ प्रक्रिया 2। बिलरोथ प्रक्रिया 2 है, मतलब 5वां पॉइंट है कि इसमें जो गैस्ट्रोजेजुनोमोस्टोमी होता है, कहा जाता है इसमें आमाशय के एंट्रम सही दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को जेजुनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि बिलरोथ 1 में क्या था कि एंट्रम के दूरस्थ भाग को काट के हटा के ड्यूडेनम से जोड़ा जाता है, उससे हम लोग गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहते हैं। बट बिलरोथ 2 में क्या है कि इसमें जेजुनम से कनेक्ट किया जाता है, किसको, एंट्रम भाग को जेजुनम से कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको है जो है गैस्ट्रोजेजुनोमोस्टोमी कहा जाता है। चीज़ें ध्यान में रखिएगा क्योंकि भूल जाइएगा। बिलरोथ 1 में ड्यूडेनम को कनेक्ट करेगा, बिलरोथ 2 में जेजुनम को कनेक्ट करेगा, और इन सब चीज़ों को सर्जरी के थ्रू कनेक्ट करने को गैस्ट्रोजेजुनमोस्टोमी, क्योंकि जेजुनम है तो जेजुनमोस्टोमी, ड्यूडेनम होगा तो गैस्ट्रोड्यूडेनमोस्टोमी। ये सब जो एस्टोमी लगता है मतलब सर्जरी के थ्रू उसको कहीं ना कहीं हटाया गया है या सर्जरी किया गया है, तभी ये टोमी लगता है। 2 भी समझ गए। तीसरा और आखिरी है कि टोटल गैस्ट्रोएक्टोमी। टोटल गैस्ट्रोएक्टोमी मतलब इस सर्जरी के दौरान पूरे आमाशय को ही हटा दिया जाता है और ओसोफेगस को जेजुनम से जोड़ दिया जाता है। यह सर्जरी पेप्टिक अल्सर के गंभीर मामलों में की जाती है। अब किसी को ये ऑप्शन आ जाता है कि अब उसका कोई उपाय नहीं है, उसको जो है क्या किया जाता है, सर्जरी के थ्रू उसको पूरा आमाशय पेट को ही हटाया जाता है और जो ओसोफेगस होता है, जो आहार नाल होता है, ग्रसनी जो होता है, उसको जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है। ये तभी होता है जब पेप्टिक अल्सर का बहुत गंभीर हो, तभी जो है आमाशय को हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे होता है, ये ख़त्म होता है। आपको कम से कम जब आप लोग सर्जरी प्रोसेस लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि बिलरोथ 1, बिलरोथ 2 और टोटल गैस्ट्रोएस्टोमी रिसेक्शन, ये सब जो है आपको सर्जरी में लिखना पड़ेगा। ये सब है, ये सब आपको गैस्ट्रो पाइलोरोप्लास्टिक था और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद बेगोटोमी था। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको सर्जरिकल मैनेजमेंट में पेप्टिक अल्सर का याद रखना पड़ेगा। बाकी जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। PDF दिया रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।